ये स्क्रीन ब्लैंक आ रही है कि फाइंड फोर्स ऑन स्मॉल क्यू। चलो सोल्व कर।
on charge placed at center. At F direction towards minus Q. Sure. चलिए कितने बच्चों का आंसर एट एफ और टुवर्ड्स माइनस क्यू आ रहा है? एट एफ और टुवर्ड्स माइनस क्यू एकदम सही आंसर है। देखो बेटा किस तरह से करना है, आप सबसे पहले तो डायग्राम बना देंगे इसका। आपका क्वेश्चन है बोल रहा है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू जो है वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, तो डिस्टेंस अपनी तरफ से मैं आर ले लूं, आर लूं कि टू आर लूं? क्यों टू आर नहीं ले सकता? जो मर्जी पड़े वो लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना इसमें, तो आर लो टू आर लो आपकी चॉइस है, जो मर्जी पड़े लो, ठीक है ना। तो एक तो प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज जो है वो माइनस क्यू है, सेपरेशन इनके बीच में आर मान लिया मैंने। अच्छा अगर इनके बीच का फोर्स अगर लिखना है तो बताओ, फोर्स का मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड लिखने में साइन लेते हैं कि छोड़ते हैं? साइन को छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो बोलो ये फोर्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई इक्वेशन नंबर 1। बोलो क्लियर है? अब आपका क्वेश्चन है बोल रहा है कि थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू को प्लस कैपिटल क्यू को हमने इनके मिडिल में रख दिया, ठीक है ना। तो देखो एक थर्ड चार्ज लेते हैं पहले, तो देखो ये तो था प्लस क्यू और ये था माइनस क्यू। अच्छा आपने एक प्लस क्यू को दोनों के मिडिल में रख दिया, यस और नो? अब ये डिस्टेंस आर बाई टू और ये डिस्टेंस भी आर बाई टू, अपने को फोर्स इस पर निकालना है, मिडिल वाले पर निकालना है। बोलो क्लियर है? तो मिडिल वाले पर फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? बैठेंगे जाकर पहले इसमें, पिछली क्लास में बताया था मैंने, याद है? जिस पर फोर्स निकालना है पहले तो उस पर जाकर बैठ जाओ, फिर कौन कौन फोर्स लगा रहा है उनकी डायरेक्शंस को ड्रॉ करके फिर नेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब कहां जाकर बैठना है अपने को? दो प्लस क्यू है मिडिल वाले पर, यस और नो? इस वाले पर जाकर बैठना है। अब देखेंगे फोर्स कहां कहां से लग रहा है, यहां से और यहां से। अब देखो दोनों वैल्यू बराबर है, चार्जेस दोनों बराबर है, दोनों से डिस्टेंस भी बराबर है, तो दोनों से फोर्स लगेगा वो भी बराबर। आर बाई टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 k q स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा और इन दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्शन रिपल्शन, तो टुवर्ड्स चार्ज या अवे फ्रॉम द चार्ज? टुवर्ड्स, अट्रैक्शन में टुवर्ड्स आता है ना, तो ये भी F1। बोलो क्लियर है? तो बताइए जो एफ नेट आपके पास आएगा, बोलो एफ नेट क्या आएगा? F1 प्लस F1, तो बोलो एफ नेट जो है 2F1 आएगा, और F1 की वैल्यू ऊपर से रख दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 4 k, बोलो क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 k q स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये नेट फोर्स आपने निकाल दिया। बोलो क्लियर है? और एक बात बताओ, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या एफ है ना, तो बोलो बेटा ये फोर्स क्या हो जाएगा? 8F हो जाएगा। और रही बात फोर्स की डायरेक्शन की, तो बोलो फोर्स की डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स माइनस क्यू, तो फोर्स हो जाएगा टुवर्ड्स माइनस क्यू। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, नहीं है ना?
हो गया बेटा? चले एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, लिखे टू चार्जेस, टू चार्जेस, टू चार्जेस, फोर, सॉरी फोर मत लिखो, टू चार्जेस, थ्री कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, two charges, three capital Q and small q are placed at some distance, are placed at some distance. हो गया? And third charge capital Q, third charge capital Q is placed, third charge capital Q is placed at middle of them, third charge capital Q is placed at middle of them. ठीक है? Find value of capital Q, find value of capital Q so that, find value of capital Q so that force on small q, find value of capital Q so that force on small q is 0, force on small q is 0. अच्छा, मैं हिंट देता हूं आपको थोड़ा सा इसका। अच्छा देखो, आपका क्वेश्चन ना ये बोलना चाह रहा है, अच्छा देखो बोला दो चार्ज है, एक तो 3q और एक स्मॉल q, सेपरेशन मान ले दोनों में आ रहा है, बोलो कितनी है? अच्छा, तीसरे चार्ज को कहां रखना है? मिडिल में। मिडिल का मतलब तीसरे चार्ज को मैंने यहां रख दिया, यस और नो? तो ये r/2 होगा और ये भी r/2 होगा। आपसे बोल रहे हैं कि कैपिटल क्यू का वैल्यू बताओ कि स्मॉल क्यू पर फोर्स 0 हो जाए, तो बताइए किस पर फोर्स 0 है? तो एक काम करेंगे, स्मॉल क्यू पर फोर्स अपन निकाल लेंगे और स्मॉल क्यू पर लगने वाला फोर्स किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। जो इक्वेशन बनेगी सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब कौन कौन स्मॉल क्यू पर फोर्स निकाल के दे सकते हैं? स्मॉल क्यू पर फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो जाकर बैठना है उस पर। किस पर बैठना है? उसके बाद में ये देखना है कि फोर्स कहां कहां से लग रहे हैं। तो जो भी फोर्स लग रहे हैं पहले उनको ड्रॉ करना है, फिर उनका नेट 0 के बराबर करना है, इक्वेशन सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। सोल्व करो। चलो बताओ बेटा क्या आंसर है? कितने बच्चों का आंसर आ गया? जीरो? जीरो आंसर है? कितने बच्चों का आंसर आ गया बताओ? क्या आंसर है बेटा? जीरो? जीरो आ रहा है क्या सोल्व करने पर? कितने बच्चों का जीरो आ रहा है?
जीरो तो ऐसे कैसे आ जाएगा यार। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं जो भी होगा। एक बार आप सब लोग बोर्ड पे देखो, सब लोगों का पूरा ध्यान, पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। एक बार आप सब लोग इधर देख लो बेटा, पहले तो देखो सोल्व किस तरह से करेंगे, पहले वो देखो आप एक बार, है ना। सभी लोगों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो स्मॉल के ऊपर फोर्स जीरो करना है ना मेरे को। आपका क्वेश्चन बोल रहा है स्मॉल के ऊपर फोर्स क्या है, तो एक काम करते हैं, स्मॉल के ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं और उसको जीरो करते हैं, सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। स्मॉल के ऊपर फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, कहाँ बैठना है, स्मॉल के ऊपर जाकर बैठना है, यस और नो। अब स्मॉल के ऊपर बैठने के बाद में क्या होगा, इस पर फोर्स देखना है कहाँ कहाँ से लगेगा, तो बोलो फोर्स कहाँ से लग रहा है, क्यू से और 3Q से, यस और नो। तो बताइए आपको इसका नेचर नहीं पता ना, तो बाई डिफॉल्ट अपन प्लस मान लेंगे। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा तो आंसर में अपने आप रिफ्लेक्ट होगा, यस और नो। तो सबसे पहले तो देखो इस पर जो लगने वाला फोर्स है इसकी वजह से देखेंगे, तो बोलो दोनों में अट्रैक्शन रिपल्शन, रिपल्शन तो टुवर्ड्स या अवे, अवे। तो ये तो फोर्स है किसके कारण, क्यू के कारण। तो बताओ क्यू के कारण जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में R/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। ये स्टेप किसकी सही थी पहले तो बताओ, चलो फिर गलती कहाँ हो रही देखते। अब 3Q का फोर्स इस पर लगेगा, अट्रैक्शन रिपल्शन, टुवर्ड्स या अवे, अवे। तो ये तो हो गया 3Q का फोर्स, कौन कौन दिखा देगा 3Q का फोर्स। तो 3Q के कारण जो लगने वाला फोर्स होगा बताइए वो क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल सॉरी के इंटू 3Q स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अब नेट फोर्स को जीरो करना है, तो बताइए एफ नेट कितना होगा, बोलो एफ नेट कितना होगा। अच्छा किस पर फोर्स को जीरो करना है, स्मॉल क्यू पर, तो बताओ क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में ना। तो नेट फोर्स हो जाएगा एफ ड्यू टू कैपिटल क्यू प्लस एफ ड्यू टू 3Q, और ये जीरो के बराबर करना है। तो देखो आपके पास हो जाएगा 4, बोलो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस, बोलो 3K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई इज इक्वल टू जीरो, यस और नो। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड करके जीरो के बराबर करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 7K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बोलो क्लियर है। इसको तो जीरो आ रहा है भाई, बिल्कुल अब आ रहा है तो आ रहा है। तो यहां से अगर आप स्मॉल क्यू निकालेंगे तो कितना है, सॉरी कैपिटल क्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, तो कैपिटल क्यू जो है वो जीरो आ रहा है। लिख दो बेटा, अब आ रहा है तो आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डेटा से ले लिया जिसमें जीरो आ रहा है, अब आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आने दो। तो कैपिटल क्यू जो है वो कितना आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। अच्छा अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है वेक्टर का, पहले वो मैं लिखवा देता हूँ आपको, उसके बाद में फिर अपन उस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। एक बार आप सब लोग इधर देखेंगे। अच्छा आप लोग ये जानते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास में दो फोर्स है, मान लीजिए कि एक फोर्स F है और एक फोर्स मान लीजिए कि F है, ठीक है। और ये दोनों 180 पर है, दोनों कितने एंगल पर है, तो बताओ नेट फोर्स कितना, जानते हैं आप लोग, कितने बच्चे जानते हैं कि नेट फोर्स जीरो रहेगा, श्योर। अच्छा F और F एक दूसरे के अपोजिट है ना, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बोलो F नेट कितना, जीरो। चलो ठीक है, ये बात होगी। एक और बात, अच्छा मान लीजिए कि एक फोर्स है मेरे पास में F, दूसरा फोर्स भी है F और तीसरा फोर्स भी है F, तीनों फोर्स बराबर है और तीनों में सेपरेशन भी बराबर है, तीनों में सेपरेशन बराबर है, ये भी 120 है, ये भी 120 है और ये भी 120 है, तो बोलो रिजल्टेंट कितना, श्योर।
पक्का ना? जानते हैं आप लोग? जीरो किस तरह से होगा वो भी देख लो। बताओ एफ और एफ का रिजल्टेंट कर लो पहले। क्या 120 पर है ना? एफ और एफ का रिजल्टेंट क्या इधर एफ होगा और ये एफ और ये एफ आपस में कैंसिल आउट, तो बोलो नेट फोर्स कितना? तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। चलो एक और बात देखें। अच्छा मान लीजिए आपके पास चार फोर्स अपने पास है। ये भी एफ है, ये भी एफ, ये भी एफ और ये भी एफ। चारों फोर्स वापस से इक्वल एंगल पर है। बोलो चारों फोर्स कितने एंगल पर है? 90 एंगल पर। ये भी 90, ये 90, ये 90 और ये 90। तो चार फोर्स इक्वल सेपरेशन पर है, तो बोलो नेट फोर्स कितना? जीरो था। बोलो क्लियर है? तो आप लोग जानते हैं कि अगर इक्वल वेक्टर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स अगर इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन पर होते हैं ना तो नेट फोर्स जीरो होता है। जानते हैं क्या आप लोग? अगर एन इक्वल वेक्टर्स इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन पर होते हैं तो बोलो नेट फोर्स कितना होता है? जीरो। और उनके बीच में जो एंगल ऑफ सेपरेशन होता है ना वो कितना होना चाहिए? 360/n। यस और नो? तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास में n इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स अगर इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन पर होते हैं तो बोलो उन सभी का नेट क्या होता है? और जो एंगल ऑफ सेपरेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा? 360/n। ये वेक्टर में आपने पढ़ा है। याद है आपको? कितने बच्चों को याद है वेक्टर में पढ़ा है आपने? चलो इसको लिख लेते हैं एक बार। लिख लो। इफ if n vectors of equal magnitude, if n vector of equal magnitude are arranged at equal angle of separation, n vector of equal magnitude are arranged at equal angle of separation, then their resultant is zero. Then their resultant is zero. अगली लाइन में लिख दे एंगल ऑफ सेपरेशन इक्वल टू, बोलो एंगल ऑफ सेपरेशन कितना? 360/n। अच्छा इस वाले केस में देखो आप जैसे यहाँ पर कितने फोर्स हैं तो बोलो यहाँ पर जो एंगल ऑफ सेपरेशन होगा वो कितना होगा? 360/2 मतलब 180। यहाँ पर अगर थीटा निकालें तो बोलो तीन फोर्स है ना? बोलो 360/3। यहाँ पर चार फोर्स है तो बोलो एंगल ऑफ सेपरेशन कितना होना चाहिए? 360/4 90। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास में छह फोर्स होते तो कितने एंगल पर अरेंज करता कि नेट जीरो आता? तो 360/6 मतलब 60। अगर पांच होते तो 360/5 मतलब 72। तो आप एंगल ऑफ सेपरेशन भी बता सकते हैं कितना होना चाहिए। ठीक है ना? लिख दो बेटा आप इसको। अच्छा एक बार ध्यान से सुनो। अच्छा देखो मैंने क्या है कि एक तो लिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर स्क्वायर और फिर लिया है एक रेगुलर हेक्सागोन। तो मैं इन सभी को क्या रेगुलर पॉलीगॉन बोल सकता हूँ? रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स बराबर हो और सारे इंटरनल एंगल भी बराबर हो। साइड भी बराबर हो और एंगल भी क्या हो? बराबर। उसको अपन रेगुलर पॉलीगॉन बोल सकते हैं।
क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगॉन है? देखो तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर है। स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगॉन है, चारों साइड बराबर, चारों एंगल भी बराबर। और रेगुलर हेक्सागोन भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, 6 साइड है, 6 की 6 बराबर है, और सारे एंगल भी क्या है इसके बराबर है। जानते हो ना? अच्छा ये एंगल जानते हो नहीं जानते इसका ये कितना होता है? नहीं जानते हो तो पता होना चाहिए बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल होता है 60, स्क्वायर में होता है 90, और रेगुलर हेक्सागोन में होता है 120। पता है ना? ये क्वेश्चन करने में काम आता है अपने, है ना? तो ये 120 का एंगल होता है। अब देखिएगा मैंने क्या करा है कि तीनों केस में अगर आप कॉर्नर्स देखोगे तो कॉर्नर्स पे तो रख दिया कैपिटल क्यू, कॉर्नर्स पे क्या रख दिया, और सेंटर पे रख दिया स्मॉल क्यू। और तीनों में एक ही चीज पूछ रहा हूं कि स्मॉल क्यू पर फोर्स बताइए। तो क्वेश्चन लिख दो, फाइंड फाइंड फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, फाइंड फोर्स ऑन स्मॉल क्यू। ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ, आपको सोल्व नहीं करना। देखो इधर स्मॉल क्यू पर फोर्स निकाल के देना है। अच्छा एक बात बताओ, अपना फोर्स निकालने का तरीका अभी तक क्या है? जिस पर फोर्स निकालना है उस पर जाकर बैठना है। अच्छा तीनों ही केस में स्मॉल क्यू पर निकालना है। एक बार सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखो, इंपोर्टेंट कंक्लूजन निकालने वाले यहाँ से। देखो स्मॉल क्यू पर फोर्स निकालना है ना, स्मॉल क्यू पर जाकर बैठ जाएंगे, इस वाले केस में जाकर बैठ जाएंगे। तो बोलो फोर्स कितनी जगह से? 3 जगह से, यहाँ से और यहाँ से। अच्छा तीनों चार्ज बराबर है, तीनों से डिस्टेंस भी बराबर है, तो तीनों जगह का फोर्स भी बराबर होगा। तो तीनों जगह का जो फोर्स लग रहा है वो तीनों का फोर्स क्या होगा? बराबर। अब एक काम करते हैं, तीनों का फोर्स अपन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बाद में वेक्टर सम कर लेंगे। चलो बोलो इसकी वजह से, बोलो अट्रैक्शन रिपल्शन, अवे टुवर्ड्स एफ हो गया। इसकी वजह से रिपल्शन, ये भी अवे एफ हो गया। ऊपर से भी रिपल्शन, तो ये भी अवे एफ हो गया। बोलो क्लियर है? अच्छा तीनों फोर्स एफ है क्या? और तीनों इक्वल फोर्स है और इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन पर है, तो बताइए नेट कितना? तो मैं बोल सकता हूं कि एफ नेट ऑन स्मॉल क्यू, बोलो कितना होगा? 0। ये बात किस किस को क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है इसमें? चलो अगले वाले में आ जाओ। अगले वाले में फिर से स्मॉल क्यू पर फोर्स निकालना है, तो बोलो क्या करेंगे? हाँ तरीका जो है ना फॉलो करना है बेटा। स्मॉल क्यू पर जाकर बैठना है पहले तो, और स्मॉल क्यू पर देखना है फोर्स कितनी जगह से? 4 जगह से, 1 2 3 एंड 4, चारों जगह से फोर्स लग रहा है। चारों चार्ज क्या बराबर है? वैल्यू की बात कर रहा हूँ, चारों चार्ज क्या है? बराबर। अच्छा चारों से डिस्टेंस भी बराबर है, चारों चार्ज बराबर है, चारों से डिस्टेंस भी बराबर है, तो चारों से लगने वाला फोर्स भी बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, हर एक चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स मैं एफ मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? अच्छा अब देखो पहले तो इन दोनों में फोर्स लगाओ, बोलो अट्रैक्शन रिपल्शन। तो अवय में कितना होगा? एफ। इसकी वजह से रिपल्शन, अवय में कितना? एफ। इन दोनों में रिपल्शन, अवय में एफ। इन दोनों में रिपल्शन, तो इसका भी फोर्स अवय और एफ। 4 फोर्स आगे। क्या चारों फोर्स बराबर है, इक्वल एंगल पर है? तो बताइए इक्वल फोर्स अगर इक्वल एंगल पर होता है तो नेट कितना? तो चारों फोर्स का अगर आप नेट निकालोगे तो एफ नेट ऑन स्मॉल क्यू विल बी 0। क्लियर है? चलो यहां पर देख लेते हैं, इसको कौन कौन सोल्व कर देगा बताओ? आई थिंक इसका भी आंसर 0 ही होगा। श्योर ना? फिर भी देख लेते हैं। अगर इस वाले पर फोर्स आपको निकालना है तो भाई इस पर जाकर बैठो, और कितनी जगह से फोर्स है? 6 कॉर्नर वाले चार्जेस है, हर एक चार्ज फोर्स लगाएगा। सभी चार्जेस का वैल्यू सेम है, सभी चार्जेस से डिस्टेंस भी सेम है, तो हर चार्ज से लगने वाला फोर्स भी सेम होगा। तो हर चार्ज का फोर्स मैं एफ मान लेता हूं। और रही बात डायरेक्शन की, तो ड्रॉ कर लो आप उसको। बोलो सबसे पहले तो इन दोनों में क्या है? रिपल्शन, तो टुवर्ड्स या अवे? अवय में कितना हो गया? एफ। इसके कारण रिपल्शन, तो ये अवय में हो गया एफ। इसके कारण रिपल्शन, रिपल्शन तो अवय में हो गया एफ। इसके कारण रिपल्शन एफ। इसके कारण रिपल्शन एफ। इसके कारण भी रिपल्शन, तो ये भी हो गया एफ। 6 4 से 6 का फोर्स आपने ड्रॉ कर दिया। अच्छा ये सारे इक्वल फोर्स है क्या? इक्वल एंगल पर है क्या? इक्वल फोर्स एट इक्वल एंगल, रिजल्टेंट विल बी 0। तो बताइए यहाँ पर भी एफ नेट क्या 0 हो जाएगा? तो यहाँ पर भी जो एफ नेट है बोलो वो क्या हो जाएगा? 0। तो एक चीज आपने नोटिस करी, अगर मेरे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है, अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास क्या है एक रेगुलर पॉलीगॉन, और रेगुलर पॉलीगॉन के कॉर्नर्स पर अगर आइडेंटिकल चार्जेस हो, रेगुलर पॉलीगॉन के कॉर्नर्स पर क्या हो, तो सेंटर वाले पर फोर्स 0 आता है। रेगुलर पॉलीगॉन के कॉर्नर्स पर अगर आइडेंटिकल चार्ज हो तो सेंटर वाले पर फोर्स क्या आता है? इंपोर्टेंट वर्ड है कि कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब वैल्यू भी सेम हो
और नेचर भी सेम हो। अगर वैल्यू और नेचर सेम है तो अपन उसको आइडेंटिकल बोलेंगे। तो अगर कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल चार्जेस होंगे ना, तो फिर सेंटर वाले पर नेट फोर्स कितना आता है? जीरो। इधर देखो आप लोग। अच्छा ये क्यू है तो ये भी क्यू और ये भी क्यू, क्या आइडेंटिकल है क्या? अगर मान लो ये क्यू और ये माइनस क्यू होता तो आप आइडेंटिकल नहीं है। और आइडेंटिकल नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि फोर्स क्या होगा? जीरो। फिर आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। किस किस के बात समझ में आती है? अच्छा अगर ये तीनों माइनस क्यू होते तो क्या आइडेंटिकल है? उस केस में सेंटर वाले पर जीरो। अच्छा मान लो अगर ये टू क्यू होते तीनों तो टू क्यू टू क्यू टू क्यू आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब वैल्यू सेम हो और नेचर सेम हो, आइडेंटिकल बोलेंगे। तो सेंटर वाले पर फोर्स कितना होता है? तो अगर आइडेंटिकल चार्जेस होंगे कॉर्नर्स पर तो सेंटर वाले पर फोर्स कितना आता है? जीरो आता है। ये बात किस किस को क्लियर है? और अगर मान लो आइडेंटिकल नहीं हो तो फिर क्या करना है? आइडेंटिकल नहीं हो तो फिर अपने को कैलकुलेशन करनी है जैसे अभी तक करते हैं। बोलो क्लियर है ना? तो फोर्सेस को ड्रॉ करना है और फोर्सेस को ड्रॉ करने के बाद उनका वेक्टर सम करना है। क्लियर है? तो नोट में अगला पॉइंट लिख लो। अच्छा एक काम करो, पहले तो ये जो क्वेश्चन लिखा है ना हमने कि फाइंड फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, तो ये डायग्राम बना लो, इसके नीचे नोट लिख लेंगे हम लोग। ये डायग्राम बनाओ पहले तो तीनों। डायग्राम बनाओ बेटा फटाफट से। डायग्राम बन गया ना? इनके नीचे नोट लगा के लिखो। लिखो if identical charges if identical charges are placed if identical charges are placed at corners of identical charges are placed at corners of regular polygon identical charges are placed at corners of regular polygon, then net force then net force on charge placed at center net force on charge placed at center is zero. Net force on charge placed at center is zero. हाँ उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा है देखो मैंने आपके लिए। इसमें एक रेगुलर पॉलीगॉन दिया है मैंने। अच्छा इसमें कितने कॉर्नर है? चार पर कैपिटल क्यू है ना? एक पर नहीं है। एक 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 जो कॉर्नर है वो खाली है। चार पर कैपिटल क्यू है और सेंटर पर स्मॉल क्यू है। आपको सेंटर वाले स्मॉल क्यू पर फोर्स निकालना है कितना है। और जो डिस्टेंस है वो आपको दिखा रखी है डायग्राम में मैंने।
इसमें तो एफ है, 4 फोर्स है, चारों ही 60 एंगल पर है ना, भाई टोटल एंगल 360 होता है ना, तो एंगल ऑफ सेपरेशन कितना है, 60 का है। अरे ये 120 है, इन फोर्स के बीच का एंगल देखोगे ना आप तो और किसके बीच का एंगल है, वेक्टर में भी तो ये था। बताइए, सेंटर वाले स्मॉल के ऊपर फोर्स बताओ कितना। बताइए भाई। बताइए बेटा। अच्छा, कितने बच्चों का आंसर आ चुका है, हैंड रेज करो जिनका आंसर आ गया है, बताओ बेटा। जीरो। जीरो किस किस कह रहा है ये बताओ पहले तो। जीरो किस किस कह रहा है। चलिए, और जीरो से अलग किसके आंसर है बताओ। कितने बच्चों का आंसर आ गया है पहले तो बताओ। अभी तो बहुत सारे बच्चे थे, अब कहाँ चले गए। कितने बच्चों का आंसर आ गया है। हाँ बोल बेटा। हाँ बताओ। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। ये कितने बच्चों का आंसर है। किस तरह से करा। कौन से वाले पर बैठना है, सेंटर वाले पर। हाँ ठीक है, फिर क्या करा बैठ के। हम्म। ये तरीका लगाया, जानने निकले इस तरीके से, मतलब वेक्टर सम करना आ गया। इधर देखो तुम, इधर देखो, अगर तुम प्रॉपर प्रोसीजर से जाओगे ना तो इसमें ये प्रोसीजर फॉलो होगा, देखो आप। अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर से जाते हो, इधर देखो पहले आप, इधर देखो, ये क्यू, क्यू, क्यू और क्यू और ये क्यू। अच्छा, अगर ऐसा होता ना तो शायद सब लोग आंसर करते। अगर ऐसा होता तो सारे लोग आंसर करते। तो कौन कौन आंसर करता बताओ इस केस में। क्या आंसर करते हैं। पक्का। आपका मन नहीं कर रहा कि यहाँ पर कैपिटल क्यू रख देता मैं। कितने बच्चों को मन कर रहा है कि ये क्यों छोड़ दिया, कैपिटल क्यू रखते तो आंसर सही जाता हमारा भी। ये सोच रहे होंगे ना। चलो, मतलब अगर आप ऐसा डायग्राम बना के देता अगर मैं आपको, तो शायद आप सभी लोगों का आंसर इसमें जीरो होता है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और जीरो भी किस तरह से होता, बढ़िया से डायग्राम बनाते आप लोग। आप क्या करते पता है इसमें, पहले, हाँ बैठने के बाद में बात कर रहा हूं मैं, पहले तो फोर्सेस ड्रॉ करते हैं, पहले तो इसका इधर फोर्स एफ लगाते हैं, यस और नो। इसका एफ, इसका भी एफ, इसका भी एफ और इसका भी एफ। अच्छा, कितने कितने एंगल पर होता है ये, 72 पर। जो एंगल ऑफ सेपरेशन है वो सब में कितना होता, 72, 360/5। क्या 72 आता ना, तो 72 का एंगल ऑफ सेपरेशन होता है, यस और नो। मैंने क्या करी, मैंने ये हटा दिया, अरे ये हटाया ना, और ये हटने से ये हट गया। अब इन चार वेक्टर का सम करना है, और वेक्टर के सम के लिए एंगल देखो आप कितना एंगल है। अच्छा, ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं कैंसिल, कैसे कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों जबरदस्ती में कैंसिल कर रहे हो क्या आप इनको। इनके बीच में एंगल बताओ कितना है। दो वेक्टर एफ और एफ कैंसिल होते हैं अगर एंगल 180 होता है तो। इधर देखो, ये 72 है, 72 और 72 है, एंगल है 216। 180 एंगल है जो कैंसिल कर रहे हो आप इनको, नहीं समझे क्या। अरे ये कितना, ये कितना, और ये कितना, 72 प्लस 72 प्लस 72 इक्वल टू 216। तो 216 एंगल पर एफ और एफ है, तुम कैंसिल कैसे कर दोगे इनको भाई। और कैंसिल कर रहे हो तो गलत आंसर है, आंसर अगर सही रहेगा तो भी गलत है।
के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर सही आंसर था, लेकिन अगर कैंसिल करने से आया था क्या वो, तो आंसर गलत है फिर तो वो। गलत तरीके से सही आंसर लाओगे तो मैं गलत ही मानूंगा उसको। तरीका सही होना चाहिए आंसर लाने के लिए अपना। यस और नो? तो देखो ये एफ और एफ कैंसिल नहीं हो रहा है, अब इनका रिजल्टेंट निकालने में जान निकल जाएगी अपनी। क्योंकि देखो अपने को रिजल्टेंट निकालना कब आसान पड़ता है फोर्सेज का, मैं बोलूं एफ और एफ में 30 एंगल है, बड़े मजे से सोल्व कर दो, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 30। यस और नो? 60 है, 90 है, 120 है, इस तरह के अगर एंगल होते हैं ना तो आप आराम से सोल्व कर देते हो। आपने ऐसे मैथ्स तो 11th क्लास में भी यूज नहीं करी होगी कि एफ और एफ के बीच में 216 एंगल है, रिजल्टेंट निकालो। ऐसा करा क्या आपने? नहीं करा ना, क्योंकि उनके लिए फिर वो जो साइन और कोस का वैल्यू रखना है ना वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। साइन कोस का वैल्यू आपको है ना कहाँ कहाँ पर पता होता है, 30 पर, 60 पर, 90 पर, 120 पर, ये 45 पर, ये वैल्यूज आपको साइन और कोस की पता होती है। यस और नो? साइन 32 डिग्री ये नहीं पता होता, साइन 16 डिग्री ये नहीं पता होता। यस और नो? साइन 108 डिग्री नहीं पता होता, स्टैंडर्ड नहीं है ना। यस और नो? तो यहां पर अगर आप उस मेथड से जाने की ट्राई करोगे जो अपना कन्वेंशनल मेथड है, तो उससे तो फिर मामला अटकेगा आपका। आंसर अगर आप ही गया तो फिर कहीं ना कहीं आप इसमें गड़बड़ी करके आंसर लाए होंगे, मतलब वो मिस्टेक हो गई लेकिन अपने को पता नहीं चली और गलती से सही आंसर आ गया। बात समझे? तो फिर क्या करें, एक काम करते हैं ना, आपका मन यहाँ पर क्यों रखने का है ना, उसके बाद तो सारे लोग खुश होते हैं कि सर यहाँ पर क्यों होता, तो फिर बात ही खत्म थी। यस और नो? आप यहाँ पर क्या देखना चाहते हो, क्यों देखना चाहते हो? आपको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं मतलब जीरो दिख रहा है। अरे जीरो का मतलब कुछ नहीं तो होता है। यस और नो? आपको दिख क्या रहा है? जीरो। आप देखना क्या चाहते हो? क्यों देखना चाहते हो? ये सबकी इच्छा है ना क्यों देखने की। तो एक काम करते हैं, अपन काम इस तरह से करते हैं कि आपको यहाँ पर क्यू भी दिखे और जीरो भी रहे। क्या करें, यहाँ पर क्यू भी दिखे और जीरो भी रहे, तो एक काम करते हैं ना, इस जीरो को मैं लिख रहा हूं क्यू माइनस क्यू। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, बताओ? ऐसा किया जा सकता है क्या? अच्छा याद रखना, ऐसा करने से टोटल चार्ज बदलना नहीं चाहिए। देखो मैंने ऐसा लेके टोटल चार्ज नहीं बदला, चार्ज जीरो था ना, अभी भी जीरो ही है, बस उस जीरो को लिखने का तरीका बदला है। क्या चार्ज को बदला है क्या? अगर आप किसी कोनर का चार्ज बदल रहे हो तो गलत है, लेकिन चार्ज को लिखने का तरीका बदल रहे हो तो गलत नहीं है। कितने बच्चों को बात समझ में नहीं आई, ये बताओ पहले तो। क्या बात समझ में आ गई ना? चार्ज को बदलना गलत है? हाँ है, तुम दिमाग खोलो पहले तो अपना। क्या चार्ज को बदलना गलत है? चार्ज को लिखने के बदलना तरीका, चार्ज को लिखने का तरीका बदलना, चार्ज को लिखने का तरीका बदलना गलत नहीं है, ऐसा करना गलत नहीं है। यस और नो? तो अगर चार्ज ही बदल देता मैं यहाँ पर तो वो गलत होता, लेकिन लिखने का तरीका अगर बदल रहा हूं तो वो गलत। तो लिखने का तरीका बदला है, चार्ज नहीं बदला। अब देखो वैसे तो मेरे को 4 चार्जेस दिख रहे थे पहले, लेकिन अब 6 दिख रहे हैं। अरे इस पर बैठ के फोर्स देखना था ना, तो कितने चार्ज का फोर्स दिख रहा था? 1 2 3 4 की वजह से फोर्स दिख रहा था। अब कितने का फोर्स दिख रहा है? 6 का। अबे नालायक को गिनना तो सीखो पहले। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने चार्ज दिख रहे हैं? अब इन 6 का फोर्स निकालना है। क्या 6 का फोर्स निकाल दोगे? अब 6 में से भी शायद 5 का तो जीरो हो गया। किस किस को बात समझ आएगी कि 5 फोर्स का मिलाकर तो जीरो हो गया? 5 चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स का जीरो हो गया ना। कौन कौन से चार्जेस का फोर्स जीरो है मैं उनको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। 1 2 3 4 और 5। क्या 5 का फोर्स मिलाकर जीरो हो गया? तो देखो वैसे तो 4 चार्जेस थे, लेकिन मैं यहाँ पर क्यू देखना चाह रहा था, लेकिन मुझे जीरो दिख रहा था, तो मैंने क्या करा, क्यू भी दिख जाए और जीरो भी रह जाए, दोनों बातें हो जाए, इसलिए मैंने जीरो को लिख दिया था क्यू माइनस क्यू। तो जो 4 चार्जेस थे वो मुझे अब 6 दिखने लगे। अब मुझे 6 का फोर्स निकालना और 6 में से 5 का तो जीरो है। यस और नो? क्या 5 का तो, अगर मैं ये डायग्राम देता तो बताइए इन पांचों का जीरो होता ना सेंटर पे, तो देखो 6 में से 5 का तो सेंटर पे कितना है? अब ये जो 6 चार्ज है इसके कारण जो फोर्स लगेगा क्या भाई नेट फोर्स हो जाएगा? तो आप इस डायग्राम को देखो ऐसे बनो, आप इस डायग्राम को इस तरह से बना दो, देखो इस तरह से बना दो, तो ये स्मॉल क्यू और यहाँ पर क्या है, और ये दूरी कितनी है? हाँ तो बताइए फोर्स ऑन स्मॉल क्यू विल बी, बोलो के। अपन मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो साइन लेने की जरूरत नहीं, तो दिस इज नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू। किस किस के बात समझ में आ गई? कैसा कर सकते हो? लिख दो।
दोबारा समझना है? अगर दोबारा समझना है तो हैंड रेज कर, तो वापस समझा देते हैं इसको। देखो मैंने चार्ज को नहीं बदला है, मैं फिर बोल रहा हूँ, चार्ज को लिखने का तरीका बदला है। क्या चार्ज को बदला है आपने, कि चार्ज को लिखने का तरीका बदला है? चार्ज अगर आप बदलते तो गलत होता, लेकिन लिखने का तरीका बदलते हो तो वो गलत नहीं है। अगर मैं जीरो को क्यू माइनस क्यू लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, क्यू माइनस क्यू कैसे लिखे बेटा? जीरो का मतलब क्यू माइनस, जीरो लिखने के मेरे पास में कई तरीके हैं। मैं सिंपल जीरो लिख दूं, +5 -5 भी तो जीरो होता है, तो क्यू माइनस क्यू भी तो जीरो ही होता है ना। तो जीरो था ना यहाँ पर, अभी भी जीरो ही है, देखो आप, अभी भी जो चार्ज कितना है, जीरो ही है ना अभी भी तो यहाँ पर। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक सवाल ऐसे पूछ लेता हूँ आपसे। एक बार इधर देखो बेटा सब लोग। अच्छा जैसे मान लो, अगर ये डायग्राम होता मेरे पास में, अगर मेरे पास ये डायग्राम होता, मैंने कहा कि सेंटर वाले पर चार्ज फोर्स, सेंटर वाले स्मॉल के ऊपर फोर्स निकालो, कौन कौन निकाल देता बताना जरा इसको। अच्छा, पांचों जगह अगर कैपिटल क्यू दिख तो नेट जीरो आता। इसको कौन कौन सोल्व कर सकता है बताना फटाफट से, क्या करना चाहिए? अच्छा आपका मन यहाँ पर भी क्यू देखने का है ना, लेकिन आपको दिख क्या रहा है, तो बताओ क्या करें? ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पर टू क्यू रहे और अपने को क्यू भी दिख जाए, तो बताओ इसके लिए क्या करें? इस टू क्यू को लिख दो क्यू प्लस क्यू। तो ऐसा करने से क्या हो गया, जो पांच थे वो छह बन गए, लेकिन चार्जेस नहीं बदले, बस चार्ज को लिखने का तरीका बदला है। तो बताओ अब क्या करना चाहिए इसके अंदर? एक दो तीन चार और पांच का जीरो, अब इसकी वजह से जो फोर्स है वही क्या नेट फोर्स हो जाएगा? इस तरह से कर सकते थे, कर देंगे ना क्वेश्चन। चलो ठीक है, अगला हेडिंग लिखे फिर अब। लिखे, हेडिंग लिखे, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अच्छा पहले तो बताओ इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, मतलब हम क्या करने वाले हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं, और चार्ज पार्टिकल के जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि जो भी इक्विलिब्रियम में है उस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। यहाँ पर दो तरह के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, सुने, दो तरह के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। एक तो बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज, और दूसरी बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम। जब मैं बात करूंगा इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इसका मतलब होगा कि मैं किसी पर्टिकुलर चार्ज पर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज का मतलब है कि हम किसी पर्टिकुलर चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, और किसी पर्टिकुलर चार्ज के अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, मतलब उस पर्टिकुलर चार्ज पर एफ नेट जीरो की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स का जीरो होना। अगर मैं बात कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ अ पर्टिकुलर चार्ज, मतलब उस पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स जीरो की बात हो रही है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उस सिस्टम के हर एक चार्ज पर नेट फोर्स जीरो करने की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? पॉइंट चार्ज का इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया उस पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स जीरो है, और इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम का मतलब हो गया उस सिस्टम के हर एक चार्ज पर नेट फोर्स जीरो है। किस किस की बात समझ में आई? तो पहले तो लिखें आप इसमें इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स में लिखें, फर्स्ट लिखें इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे इसमें, एक तो पॉइंट चार्ज का इक्विलिब्रियम और एक सिस्टम का इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले किसकी बात हो रही है? इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्ज के बारे में बात हो रही है, बोलो ठीक है। तो फर्स्ट इसमें है इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्ज। अब देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक बार सब इधर देखो, और सेम क्वेश्चन आपने ग्रेविटेशन में करे, सेम क्वेश्चन आपने ग्रेविटेशन में करे, मैं आपको बता, उसमें फॉर्मूला भी दिया होगा आपको, मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दूंगा, लॉजिकल सोल्व करेंगे अपन इसको, क्योंकि फॉर्मूले रटोगे तो अल्टीमेटली भूलने के चांसेस रहता है, लॉजिक याद रखोगे तो भूलने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए कि दो चार्ज है Q1 Q2, सेपरेशन इनके बीच का R है। दो चार्ज आपके पास कौन कौन है? Q1 और Q2, सेपरेशन कितना है? अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि एक तीसरे चार्ज को कहां रखें कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आपने ग्रेविटेशन में करे होंगे। वो लोकेशन फाइंड करिए कि जहां पर ग्रेविटेशन फील्ड जीरो हो जाए, यस और नो। या वो लोकेशन फाइंड कीजिए कि जहां पर थर्ड मास को रखने पर फोर्स जीरो हो जाए,
ऐसे क्वेश्चन आपने सोल्व करे होंगे ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन अपने इलेक्ट्रोस्टैट में आते हैं, क्या वहां पर कोई फॉर्मूला लिखा था आपने? लिखा था क्या फॉर्मूला? कितने बच्चों को याद है वहां का फॉर्मूला? फॉर्मूला याद है वहां का? अच्छा आपने ऐसे क्वेश्चन ग्रेविटेशन में करे थे, ये कितने बच्चों को याद है? वेरी गुड, ये सभी को याद है, ऐसे क्वेश्चन करे थे। अच्छा फॉर्मूला कितनों को याद है? फॉर्मूला भी बताया होगा ना सर ने, कि चार्ज को कहाँ रखे, उस उसकी लोकेशन निकालने का फॉर्मूला भी दिया होगा सर ने। तो कितने बच्चों को याद है बताओ वो फॉर्मूला? अब देखो याद सभी को एक ऐसे क्वेश्चन करे थे, लेकिन फॉर्मूला बहुत कम बच्चों को याद है, तो मैं फॉर्मूला दूंगा ही नहीं यहाँ पर आपको। फॉर्मूला सेम है जो वहां था, लेकिन वहां का याद नहीं है तो फिर यहाँ का भी याद नहीं रह पाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, इसका लॉजिक बताता हूँ मैं आपको कि किस लॉजिक से काम करना है, ताकि लॉजिक भूलते भी नहीं है फिर हम लोग। फॉर्मूला तो क्या भूल जाते हैं, लेकिन लॉजिक नहीं भूलते हम लोग। क्लियर है ना? अब एक बार आप सब इधर देखो, यहाँ पर दो चार्ज है मेरे पास, कौन कौन सा है? Q1 और Q2। सेपरेशन क्या है? क्वेश्चन आपसे आता है कि थर्ड चार्ज को कहाँ रखें कि उस पर फोर्स जीरो हो जाए, मतलब थर्ड चार्ज को कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो उस थर्ड चार्ज की लोकेशन को फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड करना है। यस और नो? अब इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करने के कुछ रूल्स होते हैं अपने पास में। यस और नो? देखो सबसे पहले तो रूल ये होता है कि सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि चार्जेस का जो नेचर है वो सेम है कि अपोजिट है। अगर आपके चार्जेस दोनों सेम नेचर के हैं, ध्यान से सुन लेना आप, अगर आपके दोनों चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं, जैसे ये भी प्लस और ये भी प्लस है, या फिर ये भी माइनस और ये भी माइनस है, अगर दोनों चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं, तो फिर पोजीशन को दोनों चार्जेस के बीच में ढूंढना है। पोजीशन को कहां ढूंढना है? दोनों के, दोनों चार्जेस के बीच में। बीच का मतलब मिड पॉइंट नहीं है, दोनों चार्जेस के बीच का मतलब है इस चार्ज से और इस चार्ज के बीच में ढूंढना है, मतलब यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकती है पोजीशन। बात को समझे क्या? अगर Q1 Q2 का नेचर सेम हुआ तो पोजीशन कहां मिलेगी? दोनों चार्जेस के बीच में। बीच का मतलब मिड पॉइंट नहीं बोल रहा हूं मैं, बीच का मतलब Q1 से Q2 के बीच में कहीं भी हो सकती है। वो लोकेशन यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, कहीं पर भी वो लोकेशन हो सकती है। कब? जब दोनों चार्जेस का नेचर सेम होता है। दूसरी बात, अगर चार्जेस का नेचर अगर अपोजिट है, मतलब अगर एक प्लस और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है, तो उस केस में वो जो लोकेशन मिलेगी वो आउटसाइड द चार्जेस मिलेगी। आउटसाइड द चार्जेस का मतलब अब बीच में नहीं मिलेगी, वो यहां से लेकर यहां तक नहीं मिलेगी आपको। वो लोकेशन या तो इधर मिलेगी या वो फिर इधर मिलेगी, आउटसाइड द चार्जेस। बात समझ गए? रूल क्या है? अगर दोनों का नेचर सेम है तो यहां से लेकर यहां तक के बीच में कहीं मिलेगी, उसको बोलेंगे बिटवीन द चार्जेस। और अगर दोनों चार्ज का नेचर अगर अपोजिट है, अगर एक प्लस और एक माइनस है, तो फिर वो लोकेशन आउटसाइड मिलेगी। आउटसाइड का मतलब या तो Q2 के इधर मिलेगी या फिर Q1 के इधर मिलेगी। यस और नो? और दोनों ही कंडीशन में, चाहे नेचर सेम हो या नेचर अपोजिट हो, हमेशा छोटे वाले के पास मिलेगी। हमेशा किसके पास मिलेगी? स्मॉलर चार्ज के पास मिलेगी। अच्छा अब चार्ज छोटा या बड़ा ये कैसे डिसाइड करते हैं? मैग्नीट्यूड से डिसाइड करता है। मैंने आपको बताया था पहले, तो लिखो पहले इस पॉइंट को।
क्या लिख दिया इतनी जल्दी? क्या लिखा था बताओ? मैं लैंग्वेज चेंज करूंगा क्वेश्चन की। अच्छा ये लिख दिया ना आपने बेटा? चलो ध्यान से सुनो, ये बात आपको समझ में आ रही क्या लिखा है मैंने? ये मतलब अपने को ये देखना है सबसे पहले तो कि आपके Q1 Q2 का नेचर सेम है या अपोजिट है। अगर Q1 Q2 का नेचर सेम है तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो दोनों चार्जेस के बीच में ढूंढनी है, और अगर नेचर अपोजिट है तो आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब Q2 के इधर या Q1 के इधर में ढूंढनी है, ठीक है। और दोनों केसेस में हमेशा स्मॉलर वाले चार्ज के पास में ढूंढनी है। क्लियर है? अगर ये याद है तो देखो बहुत आराम से अपन इनकी क्वेश्चन को कर सकते हैं, और कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपके 11th क्लास में ग्रेविटेशन में फॉर्मूला था, मैं आपको ये भी बता दूं, एक्स का फॉर्मूला लिखा होगा सन अंडर रूट में m2 अपॉन में अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2। याद है? लेकिन याद था नहीं तो याद यहाँ भी नहीं करना है। बुक में फॉर्मूला लिखा मिलेगा आपको, लेकिन वहां का याद नहीं है तो फिर यहाँ का भी याद रखने की मैं उम्मीद नहीं करूंगा। लेकिन अगर लॉजिक आप याद रखोगे इसका तो मेरे हिसाब से कोई फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कभी। क्लियर है बात? फॉर्मूला लिखाऊं क्या? फॉर्मूला भूल जाओगे लेकिन लॉजिक नहीं भूलोगे, ठीक है ना। और टाइम उतना ही लगेगा, लॉजिक से या फॉर्मूला से करो टाइम उतना ही लगेगा अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो क्यों याद रखे जब फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है तो। भाई जो फॉर्मूला याद रखना है वो लिखाऊंगा मैं, और जिस फॉर्मूला की नीड नहीं है कि यार इस फॉर्मूला के बिना अपना काम हो जाएगा तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है ना अपने को। लॉजिक याद रखेंगे वो नहीं भूलोगे आप। देखो ये दो चार्ज है, पहले तो इसका लैंग्वेज लिखो क्वेश्चन का, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। देखो, वेयर शुड बी थर्ड चार्ज प्लेस्ड, वेयर शुड बी थर्ड चार्ज प्लेस्ड so that it remain in equilibrium. Where should be third charge placed so that it remain in equilibrium. Where should be third charge placed so that it remain in equilibrium. ठीक है ना बेटा? आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे क्या पहले तो बताओ, कौन कौन समझ गए क्वेश्चन की लैंग्वेज? अच्छा दो चार्ज तो फिक्स कर रखे हैं इसने, Q1 Q2 को फिक्स कर रखा है। Q1 की वैल्यू 4Q है, Q2 की वैल्यू Q है, और दोनों का सेपरेशन कितना है? R। आप अभी मत ट्राई करो, पहले सीख लो आप, है ना इसको। और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? R। आपका क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि तीसरे चार्ज को कहां रखें। तीसरे चार्ज की वैल्यू नहीं पूछी उसने कितना रखें, क्या तीसरे चार्ज की वैल्यू पूछी है? सिर्फ तीसरे चार्ज की पोजीशन पूछी है। इंपोर्टेंट ये सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए अपने को। उसने ये नहीं बोला तीसरा चार्ज कितना रखें, उसने सिर्फ इतना बोला कि तीसरा चार्ज कहां रखें ये निकालना है। कितना रखें ये नहीं पूछा, कहां रखें ये पूछा है, ठीक है ना। कहां रखें कि थर्ड वाले चार्ज पर फोर्स जीरो रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब फोर्स क्या रहे। तो एक काम करते हैं, तो अब इस लोकेशन को फाइंड करने का कुछ रूल होता है अपने पास। सबसे पहले तो क्या देखना है? सबसे पहले तो बताओ क्या देखना है? चार्ज का नेचर देखना है। कौन कौन देख पा रहा है चार्ज का नेचर? सेम नेचर अपोजिट नेचर? तो बताइए वो पोजीशन दोनों चार्ज के बीच में ढूंढनी है, यस और नो। बीच का मतलब क्या मिडिल पॉइंट है क्या? बीच का मतलब मिडिल पॉइंट नहीं है, बीच का मतलब इस Q1 से और Q2 के बीच में कहीं भी हो सकती है पोजीशन, यस और नो। और दूसरी बात, छोटे वाले के पास कौन छोटा है, Q2 या Q1? Q2 छोटा है और दोनों के बीच में देखनी है, यस और नो। तो अगर उस लोकेशन को रफ अगर मार्क करे तो वो लोकेशन यहाँ कहीं होनी चाहिए। देखो रफ मार्क कर दी मैंने, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, ये रफ लोकेशन है। दोनों के बीच में भी ये पॉइंट, और Q2 के पास में भी है, यस और नो। अब ये कितना दूरी पर ये मुझे निकालना है, तो मैं मान लेता हूं कि ये पोजीशन जो है वो Q2 से x दूरी है। कितना दूर है बताओ? अगर ये पूरा सेपरेशन अगर R है और ये दूरी अगर x है, तो बताओ ये दूरी कितनी? बोलो ये जो दूरी होगी, क्या बोलो R माइनस एक्स होगी ना। तो मुझे इस वाले चार्ज पर फोर्स को जीरो करना है, सॉरी यहाँ पर एक मुझे थर्ड चार्ज रखना है और उस पर फोर्स जीरो करना है। और फोर्स जीरो करने का मतलब वो किसमें है? तो मान लेते हैं कि जो थर्ड चार्ज में यहाँ पर रख रहा हूँ वो स्मॉल क्यू है। स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया मैंने, और इस पर फोर्स जीरो करना है। कौन कौन फोर्स जीरो करा सकता है बताओ? इस पर जीरो करवा सकते हो? तो एक काम करते हैं, पहले स्मॉल क्यू पर फोर्स ड्रॉ करते हैं, और फोर्स को ड्रॉ करके अपन जीरो करते हैं, और उस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ स्मॉल क्यू पर फोर्स निकालने के लिए क्या करना है? वेरी गुड, बैठ जाना है, और बैठने के बाद देखना है कितनी जगह से फोर्स लग रहा है। दो जगह से, एक तो 4Q से और एक Q से। दोनों का फोर्स ड्रॉ करके उसको जीरो के बराबर कर दो।
चलो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मैं यहां पर बैठ गया, ठीक है, Q1 का फोर्स लग रहा है क्या, 4Q और Q में अट्रैक्शन रिपल्शन, रिपल्शन तो टुवर्ड्स या अवे, अवे, तो ये फोर्स हो गया F1। कौन कौन बोलो F1 को लिखा सकता है, F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू क्या लिखवा दोगे, K 4Q स्मॉल q R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक फोर्स तो 4Q का था, दूसरा फोर्स किसका है, Q का, तो बोलो दोनों में अट्रैक्शन रिपल्शन, रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब टुवर्ड्स द चार्ज या अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये हो गया F2। बोलो कौन कौन F2 का वैल्यू लिखवा देगा, बताओ, F2 का वैल्यू लिखवा देगा, क्या लिखवा दोगे, बोलो F2 का वैल्यू कितना होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है ना। अच्छा बताइए मुझे, स्मॉल q पर नेट फोर्स कितना करना है, स्मॉल q पर नेट फोर्स 0 क्यों करना है, इसका रीजन बताओ, इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, नेट फोर्स 0 होता है, तो यहाँ पर नींद खुल गई बेटा आपकी, कितनी देर पहले खुली, स्टार्टिंग से, एक भी बार नहीं सोए क्लास में आप, बेटा मेरे को याद सब रहता है, मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन, ठीक है ना। कहाँ से देखना शुरू किया था, वो तो सब मिस थे आपके, वो वाले जो थे ना वो, अरे वो तो आपने पढ़े ही नहीं बेटा, वो जो वो क्वेश्चन सोल्व कर, एक पेंटागोनल वाला क्वेश्चन लिया था मैंने, क्या करा था उसमें, ये कौन सा टैलेंट है, सोते हुए भी मतलब याद है सब, चलो बढ़िया, अच्छी बात है, नहीं कॉन्सेप्ट याद है, इसको इंपॉर्टेंट किया है, देखो सो भी रही थी तो ये तो पता है ना कि किस तरह से सोल्व करा था, कितनी देर के लिए सोए थे, पूरा क्वेश्चन ही सोया हुआ था, फिर भी याद है कि सोल्व कैसे करा था, अच्छा मैं डिस्टर्ब कर रहा था मतलब, सुना, ठीक, चलो इधर देखो, ये सो नहीं पाए तो वापस जग गए, सोने की ट्राई कर रही थी ये, लेकिन मैं कंटिन्यू डिस्टर्ब कर रहा था तो वापस जग गई फिर, तो उसने सोचा कि यार बोर्ड पे देखना बेटर रहेगा, कम से कम सीख तो जाएंगे, सो भी नहीं पा रहे वैसे। चलो इधर देखो, तो दो फोर्स इस पर लग रहे थे स्मॉल क्यू पर, एक तो F1 और एक F2, और नेट फोर्स अपने को जीरो करना है, नेट फोर्स क्या करना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, अगर नेट फोर्स अगर जीरो करना है तो बताइए नेट फोर्स, इसको निकालो और जीरो के बराबर रखो। अब आपको पता है नेट फोर्स निकालना आता है ना, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में तो जोड़ दो, अपोजिट में माइनस कर दो, यहाँ पर दोनों फोर्स क्या है, तो बताइए नेट फोर्स क्या होगा, F1 माइनस F2 बराबर जीरो, तो F1 माइनस F2 बराबर जीरो, तो बोलो F1 बराबर, तो F1 और F2 को बराबर कर दो, इक्वेशन सोल्व कर दो, बाकी तो ये हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो गया बोलो, 4K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर। बोलो ये कट गया ना, अब क्या करें, दोनों तरफ रूट ले लें, और रूट ले ले तो बोलो ये हो जाएगा 2 अपॉन में R माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, सीधा ही सोल्व कर दूं, x इक्वल टू R अपॉन 3, x इक्वल टू कितना आया, मतलब ये जो डिस्टेंस आ रही है R/3 आ रही है। अच्छा ये डिस्टेंस कहां से आ रही है, ये डिस्टेंस R/3 कहां से है, अब आपका ऑप्शन ये भी हो सकता है, ध्यान से सुनो, ये तो R/3 तो मैंने निकाल दिया, लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, उसको पता है कि आप लोगों को सोल्व करना आता है, तो वो ऑप्शन में आधे क्या देगा, एक ऑप्शन देगा R/3 टू द लेफ्ट ऑफ Q, R/3 टू द राइट ऑफ Q, बोलो बोलो, अरे Q से R/3 तो है, लेकिन Q से R/3 इधर भी तो हो सकती थी ना वो, लेकिन वो Q से R/3 इधर है कि इधर है, मतलब Q से R/3 राइट है या Q से R/3 लेफ्ट है, Q से R/3 लेफ्ट है, बोलो क्लियर है। मैं तो ऑप्शन आपको 4Q से भी दे सकता हूँ, भाई डिस्टेंस ही तो है ना। अरे यार एक बात बताओ, जैसे एक ए और बी, मैंने बोला कि यार कोई पॉइंट बी से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, और ये दूरी टोटल मान लीजिए कि 100 है, तो बताओ मैं ऑप्शन में तो ये भी दे सकता हूँ ना कि ये पॉइंट बी से 30 है, या ऑप्शन ये भी दे सकता हूँ कि ए से 70 है, ए की बात है कि अलग बात है, तो ऑप्शन में मैं आपसे डिस्टेंस बी से भी लिख के दे सकता हूँ, और ऑप्शन में डिस्टेंस तो मैं ए से भी लिख के दे सकता हूँ, बोलो क्लियर है ना। तो अपने को ये निकालना आना चाहिए, और मैं ऑप्शन में तो ये भी दे सकता हूँ कि बी के 30 इधर है या बी के 30 इधर है, मतलब बी से 30 राइट में या बी से 30 लेफ्ट में, अरे राइट लेफ्ट समझते हो ना, तो बी से 30 लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में, बोलो क्लियर है ना।
तो वैसे बताओ, अगर दूरी उसने क्यू से पूछी तो क्या बोलोगे? r/3। क्यू से r/3 लेफ्ट में, यस और नो? और दूरी अगर उसने 4 क्यू से पूछ ली तो दूरी अगर उसने 4 क्यू से पूछ ली तो दूरी कितनी कर दोगे? तो r/3 राइट में, यस और नो? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और मान लीजिए आपने सोल्व करा और आपका आंसर आया r/3 और r/3 अगर ऑप्शन में नहीं है तो जरूरी नहीं है आपका आंसर गलत ही है। वो हो सकता है कि आपने दूरी तो क्यू से निकाली हो बट उसने ऑप्शन 4 क्यू से दे रखे हो। तो उस केस में क्या करोगे? यहां से दूरी निकालने के बाद फिर इधर से भी चेक करोगे और ये देखोगे यार कहीं दूरी इधर से तो नहीं दे रखी उसने। किस किस की बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? चलो लिख दो बेटा फटाफट से इसको। अच्छा फिर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, देखो आप सोल्व करो। अच्छा आपकी बार चार्जेस वही ले रहे हैं, है ना? Q1 की वैल्यू वही है 4Q, बट Q2 की वैल्यू जो है वो -Q है। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज सेम है। क्या है ऊपर वाले की लैंग्वेज? फाइंड where should be third charge where should be third charge placed so that it remain in equilibrium। तो वही वापस से क्वेश्चन है, बस पहले 4Q और Q था, अब की बार 4Q और -Q है। पता है किस तरह से सोल्व करेंगे? अप्रोच किस किस के पास है? आंसर छोड़ो, आंसर को साइड में रखो। अप्रोच किस किस के पास है इसको सोल्व करने की, कि किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इसको? सबसे पहले रफ लोकेशन मार्क करो। रफ लोकेशन मार्क करने के लिए रूल्स पता होना चाहिए अपने को। क्या रूल है बोलो? नेचर देखना है पहले तो। नेचर अगर सेम हुआ तो लोकेशन बीच में ढूंढना है, और अगर नेचर दोनों का अपोजिट हुआ तो आउटसाइड ढूंढना है। यहाँ पर आपका नेचर क्या है दोनों चार्जेस का? तो ये तो समझ में आएगा कि आउटसाइड ढूंढना है, मतलब बीच में नहीं ढूंढना। तो अब की बार वो लोकेशन यहाँ से यहाँ तक नहीं मिलने वाली है। क्या दोनों के बीच में मिलने वाली है? आउटसाइड। या तो Q2 के इधर मिलने वाली है, Q1 के इधर। और ये भी पता है कि छोटे वाले के पास ढूंढनी है। तो छोटा वाला कौन है? -Q या 4Q? तो -Q के पास में होगी, मतलब वो लोकेशन अपने को इधर ढूंढनी है। तो वो लोकेशन यहाँ कहीं मान ले क्या? अरे यहाँ कहीं मान ले। और इस लोकेशन की दूरी मैंने Q2 से तो x मान ली भाई। ये लोकेशन Q2 से कितना दूर है? तो बोलो Q1 से कितना दूर है? Q1 से r+x। अब क्या करना है आगे बताओ? इस पर जाकर बैठना है पहले तो। किस पर जाकर बैठना है? नहीं, ये तो लोकेशन है, x नहीं है। यहाँ पर कोई q रख दो अपनी तरफ से। यहाँ अपनी तरफ से कोई q लाके रख दो ना। इस स्मॉल q पर बैठना है और इस पर फोर्स को ड्रॉ करके 0 करना है। इक्वेशन सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन याद दिलाता हूँ, आपने ग्रेविटेशन में करे होंगे। आपने ग्रेविटेशन के अंदर करे होंगे, याद दिलाता हूँ। जैसे ये m1, ये m2, सर ने कुछ वैल्यू दी होगी। जैसे इसकी वैल्यू दी होगी 4 किलोग्राम, इसकी आपको वैल्यू दी होगी 1 किलोग्राम। यस और नो? तो सर ने वहां पर सवाल करा होगा आपसे कि वो पोजीशन फाइंड करो जहां पर ग्रेविटेशन फील्ड 0 रहे। या फिर ऐसा या फिर सर ने ऐसा बोला होगा कि वो पोजीशन फाइंड करो जहां पर कोई तीसरे मास को रोको तो फोर्स 0 रहे। याद है? वहां पर भी आप सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अच्छा यहाँ तो अपने को ना चार्ज का नेचर भी देखना पड़ता है। वहां पर तो मास का तो एक ही तरह का नेचर होता है, मास तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। तो वहां पर लोकेशन हमेशा बीच में मिलेगी आपको, कभी भी आउटसाइड नहीं मिलेगी लोकेशन। समझिए बात को? वहां पर लोकेशन हमेशा कहाँ मिलेगी? आउटसाइड कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर तो मास का नेचर सेम ही होता है ना, ये भी प्लस ये भी प्लस। तो बीच में मिलेगी और हमेशा छोटे वाले के पास मिलेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाकर ये क्वेश्चन वहां भी सोल्व हो सकता है आपका।
अच्छा तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते कि ग्रेविटेशन के साथ साथ जो सिमिलरिटी, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टेट की जो सिमिलरिटी ग्रेविटेशन से है ना, दोनों के क्वेश्चन साथ में कर लो आप लोग, रिवीजन हो जाएगा आपका। नहीं समझे बात को? भाई जो सिमिलरिटी दोनों जगह है, मैं ये नहीं कह रहा पूरा चैप्टर सिमिलर है, काफी कुछ सिमिलर है दोनों जगह, तो जो जो सिमिलरिटीज है ना वो साथ में रिवाइज कर लो आप ग्रेविटेशन की, ताकि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टेट भी हो जाएगा, साथ में ग्रेविटेशन भी हो जाएगा। एक्स इक्वल टू आर। हाँ भाई, कितने बच्चों का आंसर है एक्स इक्वल टू आर? अच्छा, मतलब अगर मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो Q2 से R दूरी पर है, राइट साइड में। बोलो, Q2 से कितना दूर है? Q2 के राइट या लेफ्ट? और Q1 से? बोलो बोलो, Q1 से कितना दूर है? Q1 से 2R है क्या? Q1 से 2R राइट में कि लेफ्ट में? तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो Q1 से 2R दूरी पर राइट में है, और Q1 से तो 2R दूरी पर राइट में है, और Q2 से R दूरी पर राइट में है। ऐसा बोल सकता हूं ना? चलो ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। आगे आंसर कितने बच्चों का आंसर आ रहा है, बोलो ये? वेरी गुड, सही आंसर है। एक बार चेक भी कर लेते हैं बेटा, इसको ध्यान से सुने। अच्छा, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, तो यहां पर अगर मैं स्मॉल क्यू रखूंगा तो स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स क्या रहे? बोलो बेटा, स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स क्या रहे? स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स के जीरो होना चाहिए। तो एक काम करो, आप पहले तो सर फोर्सेस को ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने के बाद उन फोर्सेस को जीरो के बराबर पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुने, तो सबसे पहले तो बोलो इस पर जाकर बैठो, और बैठने के बाद ये देखो कितनी जगह से फोर्स लग रहा है। दो जगह से, यहां से और यहां से। दोनों फोर्सेस को ड्रॉ करो। पहले यहाँ वाले फोर्सेस को ड्रॉ करो, दोनों में अट्रैक्शन है रिपल्शन है? क्या बोला? अट्रैक्शन है। श्योर हो गया? और अट्रैक्शन है तो फोर्स टुवर्ड्स या अवे, तो ये F2 हो जाएगा। कौन कौन F2 को लिखवा देगा, जल्दी बोलो F2 को। अच्छा, F2 को लिखवाने में चार्ज का साइन नहीं पुट करना है। देखो, चार्ज की डायरेक्शन तो, सॉरी, फोर्स की डायरेक्शन दिखा देना वहां पर, तो फोर्स की वैल्यू रखने में चार्ज का साइन पुट नहीं करना है, चार्ज का सिर्फ वैल्यू रखना है। तो ये आपके पास हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर। हो गया ना? अच्छा, दूसरी बात, इन दोनों के बीच में फोर्स देखना है, प्लस प्लस में रिपल्शन, यस और नो? तो बोलो ये क्या हो गया? F1। अरे यही हुआ ना? कौन कौन F1 का वैल्यू लिखा रहा है, जल्दी बताओ। F1 का वैल्यू क्या होगा, बोलो? K 4Q स्मॉल q बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे नेट फोर्स को जीरो करना है। अच्छा बोलो, स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स कितना होगा? F1 और F2 अपोजिट है ना, और दो वेक्टर जब अपोजिट है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सब्सट्रैक्शन होता है। तो बताइए जो नेट फोर्स होगा, बोलो वो क्या होगा? F1 माइनस F2, और ये जीरो करना है। तो F1 माइनस F2 अगर जीरो हो गया तो बोलो F1 बराबर, तो F1 F2 को बराबर कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कट गया, अंडर रूट करो, दिस इज 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन में R प्लस एक्स। सोल्व करोगे ना तो x इक्वल टू आ जाएगा R, और ये x कहां से दूरी है? फ्रॉम Q2, यस और नो? फ्रॉम Q1 डिस्टेंस इज, जल्दी बोलो, फ्रॉम Q1 डिस्टेंस इज 2R। तो Q2 से पूछेंगे तो R, और Q1 से पूछेंगे तो 2R डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को? नहीं है? चलो कुछ और भी होमवर्क ऐड करता हूं मैं, तो लिखें आप लोग, क्वेश्चन लिखें, मतलब जो होमवर्क है वो लिख लें। लिख लें बिगनर बॉक्स नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। बिगनर बॉक्स 2 में 5, 6 एंड 7। तो इनफैक्ट आपका बिगनर बॉक्स 2 कंप्लीट हो गया देखा जाए तो। 1 2 3 4 पहले दे दिया मैंने, 5 6 और 7 अभी दे दिया। एक्सरसाइज 1 में 11 13 14 15 17, 11 13 14 15 एंड 17। एक्सरसाइज नंबर 2 में 26
एक्सरसाइज नंबर 3 में 1 and 2, एक्सरसाइज नंबर 3 में 1 and 2, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, अगली क्लास में अपन इनको डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। ये जो होमवर्क दे दिया ना 2 क्लास का मैंने, ये अगली क्लास में डिस्कस होगा।